हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट पुश या फिर पुल होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? एक तो इस पर्सन के हैंड और दूसरा ये बॉक्स, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब पुश करने के लिए इस पर्सन के हैंड और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स पुश किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से पुल के एग्जाम्पल में देखिए, इस पर्सन का हैंड है और जो ये बॉक्स है इसको पुल किया जा रहा है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हैंड एंड जो बॉक्स है ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी तो इस बॉक्स को पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन को डिनोट किस सिंबल से करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, अब देखो, जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखा हुआ है, तो फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को मूविंग भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन स्टेट में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, तो फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब ड्रॉअर को ओपन करते हैं तब भी फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तब भी फोर्स अप्लाई करते हैं। और मान लीजिए एक बॉल आपकी तरफ तेजी से आ रही है, उस बॉल को रोकने के लिए, उस बॉल को कैच करने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से फुटबॉल को जब किक करते हैं तब भी फोर्स लगाते हैं। और चलती हुई, जैसे जो चलती हुई साइकिल है, ठीक है, उसे रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से रोटी बनाते वक्त, ठीक है, रोटी बनाते वक्त भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, तभी हम जो ये रोटी है इसे अच्छे से बेल पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम डेली लाइफ में फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखो, इसे हम पहले डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है, जब उस पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। ठीक है, सेकंड है कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक कार है जो स्लो चल रही है। ठीक है, जब कार पे देखो, कार के अंदर एक एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, जब उसको एक्सेलरेट करते हैं ना, ठीक है, तो जो कार है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और कार फास्ट चलने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। मतलब स्पीड अगर ज़्यादा है तो कम भी हो सकती है, कम है तो ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, बहुत स्पीड से आ रही है, और आपने उसको किक कर दिया। ठीक है, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले जब रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने से पहले जो आटे का जो पेड़ा होता है, या फिर उसे लोई भी बोलते हैं कई लोग, उसके ऊपर क्या होता है, बेलन से फोर्स लगाया जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि जो आटे का पेड़ा है वो पूरा रोटी का शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ने ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो फोर्सेज है, क्या वो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, अब देखो, इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये हैंड, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये टेबल। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, मतलब इस
मान लीजिए इस टेबल को आपको थोड़ा सा इस तरफ मूव करवाना है, ठीक है, तो फोर्स लगा के ही तो मूव करवाया जाएगा ना। तो उस केस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये हैंड और दूसरा ये टेबल, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट applying force on another object, the table. Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other. देखो हैंड्स जो हैं वो वन ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स लगा रहे हैं टेबल पर, और टेबल क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तभी जो ये टेबल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो फोर्स है, अब देखो जो फोर्स है ना उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करने चाहिए, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब क्या उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो देखो इसे हम सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसको एक पर्सन इधर से पुल कर रहा है, दूसरा पर्सन इधर से पुल कर रहा है, जिस वजह से ये जो बॉक्स है इसी पोजीशन पे है, बिल्कुल भी मूव नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखो जबकि पुल करने के लिए दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो ये बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन पे है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि जितना फोर्स इधर से लग रहा है और जितना फोर्स इधर से लग रहा है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इस वजह से जो ये बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स विच मीन्स फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, ठीक है। जितना फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड से लग रहा है, जिसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों तरफ के फोर्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिस वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, इट मीन्स दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है और एक ये बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। टेबल है और ये बुक है। देखो जो बुक है वो टेबल पे फोर्स लगा रही है और जो ये टेबल है ये बुक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के फोर्स इक्वल हैं। यहाँ पर देखो लिखा है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स विच मीन्स फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तब भी फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन दो फोर्सेस होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो फोर्सेस मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स तो लगाते हैं लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। देखो कांटेक्ट फोर्स वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन आपकी बुक में केवल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो मेनली 3 टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स तब अप्लाई होता है, तब एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है। इस टाइप के फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, देखो ये जो बॉय है ये इस रस्सी को पुल कर रहा है, ठीक है, इस रस्सी को खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। किस तरह से, इस बॉय के हैंड एंड जो ये रस्सी है ये दो ऑब्जेक्ट हुए, हैंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट और जो ये रस्सी है ये सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ, और दोनों ही ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो जो फोर्स मसल्स की वजह से लगता है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अब देखो जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग, इन सभी में मस्कुलर फोर्स लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन सभी में मसल्स का यूज होता है, मसल्स अपनी एक्टिविटी करते हैं, है ना।
तो अब मसल्स की एक्टिविटी क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड इलोंगेट होती हैं। इन सभी एक्टिविटी में देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और इलोंगेट हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, इन सभी चीज़ों में मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अब देखो जो मस्कुलर फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। मतलब बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये पर्सन है, ये बॉक्स उठा रहा है, इसका मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी में मस्कुलर फोर्स का क्या काम होता है। देखो जो मस्कुलर फोर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स की वजह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो, हम खाना खाते हैं तो खाना हम दांतों से चबाते हैं, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद खाना माउथ से स्टमक के अंदर जाता है, कौन सी फोर्स की वजह से जाता है, मस्कुलर फोर्स की वजह से। कहने का मतलब ये है जितनी भी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो मस्कुलर फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो हार्ट है उसका काम क्या है, उसका काम है ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक भेजने का, ठीक है। अब जो हार्ट मसल्स हैं वो एक्सपेंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जो हार्ट मसल्स में एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से ही ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हार्ट मसल के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सभी के मूवमेंट में, उन सभी के सर्वाइवल के लिए मस्कुलर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखो जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है या फिर मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मूव करने वाली जो डायरेक्शन है ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसे हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा एक्ट करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन, देखो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि किसी सरफेस पर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इंटेंडेड मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, लाइक वॉकिंग, ठीक है। हम किसी सरफेस पे चलते हैं तो उस टाइम पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। चलती हुई साइकिल को जब रोकते हैं तब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। हम पेपर पर पेंसिल से लगते हैं, लिखते हैं तो भी फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ होता है, और जब स्लाइड करते हैं तब भी फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो जो फ्रिक्शन है वो हेल्पफुल भी होता है और एंड हार्मफुल भी होता है। हेल्पफुल क्यों, क्योंकि हम चलते हैं या फिर पेंसिल से लिखते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, वो किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन हार्मफुल कैसे, देखो फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें घिस जाती हैं, जो मशीनरी है वो घिस जाती है, इसलिए ये हार्मफुल भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई इज फ्रिक्शन अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहलाता है। देखो जो फ्रिक्शन है ना वो तभी अराइज होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हैं और तभी फ्रिक्शन अराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब देखो जो दो सरफेसेस हैं आपस में कांटेक्ट में आती हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है। तो फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों सरफेसेस हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ होती है और इन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब आप देखोगे कि जो स्मूथ सरफेस होती है, जो चिकनी सतह होती है ना, उन पर माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं। हालांकि जो स्मूथ सरफेस होती है उन पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, लेकिन उन पर माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इरेगुलरिटीज़ फ्रिक्शन अराइज करती हैं, ठीक है। ये हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसका जो बेस है, ठीक है, जब उसे मैग्नीफाई करके देखा गया तो उसमें इस तरह की इरेगुलरिटी दिखाई थी, और जो ये फ्लोर सरफेस है जब इसको मैग्नीफाई करके देखा गया तो इसमें इस तरह की इरेगुलरिटी दिखाई थी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये दो सरफेस की इरेगुलरिटी की बात हो रही है, अब आपको समझ में आया कौन सी सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। देखो ये दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं। जब ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए तो जो ये इरेगुलरिटीज़ है ना, ये आपस में इंटरलॉक कर लिया इन्होंने, ठीक है। आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ स्पेस ज़्यादा था, अब स्पेस कम हो गया, क्योंकि इन दोनों इरेगुलरिटीज़ ने आपस में इंटरलॉक कर लिया, क्योंकि जो दोनों सरफेस थी वो कांटेक्ट में आई, ठीक है। अब देखो क्योंकि जो बॉक्स है वो फ्लोर सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि इरेगुलरिटीज़ ने इंटरलॉक कर लिया है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अराइज हुआ, जिसकी वजह से जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में काफ़ी कठिनाई से, काफ़ी मुश्किल से मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ जो है वो आपस में इंटरलॉक कर चुकी हैं और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अराइज हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें समझ में आया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो किस तरह से इरेगुलरिटीज़ की वजह से अराइज होता है, ठीक है। अब देखो डेली लाइफ में फ्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा आपके शूज़ के नीचे, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन से बने होते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन इसीलिए बने होते हैं ताकि जब आप किसी सरफेस पे चलो ना तो आप फिसलो ना, ठीक है, आप स्लिप ना करो, ठीक है। इसी तरह से जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर भी डिज़ाइन से बने होते हैं, वो इसीलिए ताकि टायर्स रोड के ऊपर ईजिली चल सकें, ठीक है, ईजिली मूव कर सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर ये इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी ना टायर्स के ऊपर, तो क्या होगा, रोड पे आपकी कार फिसल जाएगी, ठीक है। अब देखो आप इरेज़र से पेंसिल को रब करते हो, है ना, जैसे आपने पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप उसे रब करते हो, तो जो रब होता है ना इरेज़र की वजह से, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो इम्पॉर्टेंट भी है और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो चीज़ों को जल्दी से घिसा भी देता है। आपके जो शूज़ हैं ना वो घिस जाते हैं, वो क्यों घिस जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। टायर्स जो हैं वो घिस जाते हैं, वो किस वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। देखो जो फ्रिक्शन है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब सरफेस किस तरह का है। अब देखो इस चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, स्मूथ सरफेस है, यानी कि मार्बल फ्लोर है, और जो मार्बल फ्लोर है वो काफ़ी स्मूथ होता है, मतलब काफ़ी चिकना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पर्सन इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही जो ये बॉक्स है ना वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक चला गया, ठीक है, थोड़ा ही फोर्स लगाया है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो सरफेस है वो लेस रफ सरफेस है, ठीक है, मतलब वुडन फ्लोर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस पर्सन ने इस बॉक्स को फोर्स लगाया तो जो ये बॉक्स है ये थोड़ी दूरी तक ही गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है, जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ है, यानी कि जो सरफेस है वो सैंड पेपर की है, और जब इस पर्सन ने इस बॉक्स को आगे की तरफ फोर्स लगाया तो जो बॉक्स है उसने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तय किया, ठीक है। आप तीनों कंडीशन में देख सकते हो जो बॉक्स है वो कितना मूव हुआ है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखो तीनों ही कंडीशन में सब चीज़ सेम है, मतलब इस पर्सन ने जो फोर्स लगाया है वो तीनों कंडीशन में सेम फोर्स लगाया है, ठीक है, और इस तीनों कंडीशंस में जो वुडन बॉक्स है वो सेम है, ठीक है। लेकिन तीनों कंडीशन में चेंज क्या है, सरफेस चेंज है। यहाँ स्मूथ सरफेस है, यहाँ लेस रफ सरफेस है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है, कि मतलब कितना फ्रिक्शन होगा। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर ऑन रफ सरफेसेस। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, फॉर डिफरेंट सरफेसेस द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंसेस, सो वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स upon the nature of the surface in contact. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स। देखो कोई ऑब्जेक्ट जब एयर, वाटर एंड जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं उनमें से पास होता है तो उन ऑब्जेक्ट्स पर एयर, वाटर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू दैम,
ठीक है। तो इसी वजह से जो एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, बोट्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक शेप देके डिज़ाइन किया जाता है ताकि एयर और वाटर में से जब ये पास हों, मतलब जब ये गुजरें, तो इन पे कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे। ठीक है, ताकि इसीलिए इनको एक स्पेसिफिक शेप देके डिज़ाइन किया जाता है ताकि इन पे कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन है हमेशा इसी डिज़ाइन के होते हैं, हाई स्पीड ट्रेन इसी डिज़ाइन की होती है, शिप एंड बोट इसी डिज़ाइन के होते हैं। आपने किसी और शेप के तो नहीं देखे होंगे, ठीक है, मतलब कोई और शेप की तो नहीं देखे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि जब एरोप्लेन एंड हाई स्पीड ट्रेन जब एयर में से पास हों, ठीक है, तो एयर की वजह से इनके ऊपर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे। ठीक है, इसी तरह से जब बोट एंड शिप वाटर में से पास हों, ठीक है, तो इनकी स्पेसिफिक शेप की वजह से इनके ऊपर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगे। ठीक है, तो इसी वजह से देखो जो एरोप्लेन, हाई स्पीड ट्रेन है, शिप एंड बोट हैं, इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एयर एंड वाटर और जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं जो इनमें से पास होती हैं। ठीक है, फोर्स का सेकंड टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तब एक्ट करते हैं, तब अप्लाई होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई फिजिकल टच नहीं होता, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप के होते हैं मेनली, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम इन तीनों टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखो, जब कोई मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाती है तो उस लगने वाले फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे आगे हम। यहाँ पर देखो, जो ये है मैग्नेट, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो जो भी चीज़ें आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से बनेंगी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैग्नेट है और ये पिंस हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट इन पिंस के पास आएगी तो जो ये सभी पिंस हैं और जो आयरन नेल है वो इस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखो, इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स। देखो, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट से चिपक भी जाती है और एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को रिपेल भी करती है, मतलब दूर भी करती है। किस तरह से? यहाँ पर देखो, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। जब दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास पास लाया गया तो ये दोनों मैग्नेट रिपेल हुई, ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक मैग्नेट के साउथ पोल को जब दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाया जाएगा तब भी ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाया गया तो क्या हुआ? मैग्नेट आपस में चिपक गई। ठीक है, इसी तरह से जब एक मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाया गया तब भी मैग्नेट चिपक गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर लाइक पोल्स north north south south repel each other while unlike poles north south attract each other। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है तो इसको भी पुश और पुल बोलते हैं। ठीक है, तो पुश और पुल क्या है? फोर्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.6। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक प्लास्टिक स्केल लेना है या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है। ठीक है, पॉलीथीन का पीस लेना है और बहुत सारे पेपर पीस लेने हैं, मतलब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो,
जो ये प्लास्टिक का स्केल है इसे पॉलीथीन से रब करना है, ठीक है। उसके बाद रब करने के बाद प्लास्टिक स्केल को इन पेपर पीस के पास लेके जाना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो ये पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये प्लास्टिक के स्केल से चिपक गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पेपर पीस है ना, ये इस प्लास्टिक पेपर की तरफ पुल हुए हैं, ठीक है। और इसमें दो ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक है, दूर दूर थे ना, और अपने आप ही पुल हुए हैं। जो ये पेपर के पीस हैं ये अपने आप ही इस प्लास्टिक स्केल की तरफ पुल हुए हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में स्टैटिक चार्ज क्या होता है, इसे समझेंगे हम। देखो, किसी भी मटेरियल से बने जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो इन ऑब्जेक्ट की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होने लगता है, ठीक है। और इस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, ठीक है। जब इनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होने लगता है ना, तो इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक चार्ज एक्वायर करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में स्टैटिक चार्ज आता है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं यही होते हैं जो कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से चार्ज ऑब्जेक्ट इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर एक ये प्लास्टिक रॉड है और ये है क्लॉथ। जब इन दोनों को आपस में रब किया गया तो जो ये प्लास्टिक रॉड है ना, इसमें क्या आया, स्टैटिक चार्ज आया, ठीक है। मतलब ये चार्ज ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। तो जो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, ये इन पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि जो ये पेपर के पीस हैं ये क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं। तो हुआ क्या कि जो ये रॉड है, ठीक है, जो ये प्लास्टिक रॉड है ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसने फोर्स लगाकर, ठीक है, फोर्स लगाकर इन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को यानी कि इन पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था स्टैटिक चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। देखो, जो अर्थ है वो फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसे सिंपली ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ अभी हमने पढ़ी कि जो अर्थ है वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब पुल करती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको तो पता ही है कि जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पे वो सभी अर्थ की तरफ आती हैं। क्यों? मतलब क्यों आती हैं? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के? देखो, अगर हम पानी को एक गिलास में भरते हैं तो पानी जो है वो गिलास में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि गिलास से बाहर उड़ के चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम बॉल को ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं तो बॉल वापस अर्थ पर ही आ जाती है ना। अब देखो, अब आप ये देखो, जो बादल हैं वो आसमान में होते हैं, मतलब क्लाउड्स आसमान में होते हैं, फिर भी जो बारिश है वो नीचे की तरफ ही, मतलब अर्थ सरफेस पर ही आती है। और ग्रेविटी की वजह से ही, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जेक्ट्स में मोशन कैसा होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। देखो, डायग्राम में आप देखो, हम रूफ पर गए, हम छत पर गए, वहाँ से हमने बॉल को नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, ग्राउंड की तरफ फेंका। तो हमने देखा कि जब बॉल को छत से नीचे की तरफ फेंका गया तो इस बॉल ने एक स्ट्रेट वर्टिकल पाथ फॉलो किया, मतलब बिल्कुल सीधा
पाथ फॉलो किया जब तक कि बॉल ग्राउंड पे आकर टच नहीं हुई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, ये डायग्राम से समझो। यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, इसने बॉल को अपने हाथों से ऊपर की तरफ उछाला। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये बॉल ऊपर की तरफ गई तब स्ट्रेट वर्टिकल पाथ में गई। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जो बॉल है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, जो ये बॉल है वो स्टॉप हो गई और सेम स्ट्रेट वर्टिकल पाथ में ही ये बॉल वापस ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया, ठीक है, तब भी उसने एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया था। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके जो ये ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट से ही ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, जब बॉल को ऊपर फेंका गया तब भी स्ट्रेट वर्टिकल पाथ था और जब बॉल यहाँ से नीचे आई तब भी स्ट्रेट वर्टिकल पाथ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या चेंज हुआ। अब यहाँ डायग्राम की हेल्प से देखो, जब ऑब्जेक्ट को यानी कि इस बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब फेंका गया तो स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। मतलब बॉल यहाँ से जब नीचे आती गई ना तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देखो, जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो क्या हुआ, बॉल की स्पीड जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी और एक पॉइंट ऐसा आया कि बॉल यहाँ पर स्टॉप हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब बॉल नीचे की तरफ आई ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो स्पीड डिक्रीज हो गई। ठीक है, और जब बॉल ऊपर से नीचे आई तो जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेट एंड इट्स मेजरमेंट। वेट क्या होता है, देखो, अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, मतलब अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, अब देखो, जो वेट है वो क्या है, वो फोर्स ही होता है और वेट की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, और फोर्स की भी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम में देखो, ये बुक है। ठीक है, जो अर्थ है बुक को अपनी तरफ पुल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पुल है ना, ये ही इस बुक का वेट है। ठीक है, अब देखो, सभी ऑब्जेक्ट्स में वेट क्यों होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स में वेट इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, इसीलिए सभी ऑब्जेक्ट्स में वेट होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करें तो किस तरह से करेंगे। देखो, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है और इसमें रीडिंग है वो न्यूटन में मेज़र की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो वेट की एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अभी इस स्प्रिंग पे नहीं लटका हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। मतलब देखो 0 पे है, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर देखो 0 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस स्प्रिंग पर एक स्टोन लगाया गया, स्टोन लटकाया गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टोन है ना, इसका वेट है 2 न्यूटन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्टिविटी 5.9। इस एक्टिविटी में क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्प्रिंग में किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेचेस आते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको एक स्प्रिंग लेना है। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स लेना है, टिफिन बॉक्स लेना है और एक स्मॉल स्टोन लेना है। अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग को एक नेल की हेल्प से, कील की हेल्प से एक वॉल पे लगा देना है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, फिर उसके बाद क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्प्रिंग पे लगाना है और ये देखना है कि कितने स्ट्रेचेस आए हैं स्प्रिंग में। ठीक है, मतलब किस टाइप के स्ट्रेच आए हैं। अब देखो, यहाँ पर ये है ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, इसे यहाँ कील की हेल्प से यहाँ पे लटका दिया है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। जब इस स्प्रिंग पर पेंसिल बॉक्स लटकाया गया तो स्प्रिंग इतना स्ट्रेच हुआ। ठीक है, और जब इस स्प्रिंग पर लंच बॉक्स को लटकाया गया तो जो स्प्रिंग में स्ट्रेच आया वो इतना आया। ठीक है, और जब इस पर स्टोन को लटकाया गया तो इतना स्ट्रेच आया। तो तीनों कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो स्प्रिंग है वो
ज़्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू वेट। पेंसिल बॉक्स में कम वेट है, टिफ़िन बॉक्स में पेंसिल बॉक्स से ज़्यादा वेट है, एंड सबसे ज़्यादा वेट किस में है, स्टोन में। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो स्प्रिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच कहाँ पर हुआ, स्टोन में। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रेच है वो किस वजह से है। देखो हमें पता है कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट फोर्सेस के साथ अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे ज़्यादा फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, और जो जिन ऑब्जेक्ट में कम वेट है उन्हें कम फोर्स के साथ पुल करती है। तो इस वजह से जब इस स्प्रिंग पर एक स्टोन को लटकाया गया तो अर्थ ने ज़्यादा फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस स्टोन को अपनी तरफ पुल किया। ठीक है, तो इस वजह से जो ये स्प्रिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मास के बारे में। मास क्या होता है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर का अमाउंट होता है ना उसे बोलते हैं मास। ठीक है, मास को मेज़र किया जाता है ग्राम में और किलोग्राम में। ठीक है, अब देखो जो मास की वैल्यू है ना वो सभी प्लेसेस पर सेम रहती है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो अर्थ पर 2 kg है। ठीक है, तो उस सेम ऑब्जेक्ट का मास मून पर भी 2 kg रहेगा और मार्स पर भी 2 kg रहेगा। मतलब कहीं पर भी जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg ही रहेगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर स्लाइटली वेरी करता है। ठीक है, लेकिन अर्थ पर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखो ये डिफरेंट प्लैनेट्स यहाँ पर बताए गए हैं। इन पर क्या है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 1 kg है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर होगा 10 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास मून पर है 1 kg, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है मून पर, 1.6 न्यूटन। इसी तरह से यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो वेट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सभी जगह पर सेम रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का वेट है ना वो डिफरेंट प्लेसेस पर अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से वेट चेंज हो सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता, मास सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी है 5.13। इसमें क्या बोला गया है कि आपको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, मतलब एक खाली बॉटल लेनी है और उसका ढक्कन बंद हो। ठीक है, और साथ में आपको एक बकेट लेनी है जिसमें पानी भरा हुआ हो। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों से क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो आपको क्या करना है, जो एक खाली बॉटल है इसको इस पानी से भरी हुई बाल्टी में नीचे की तरफ पुश करना है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि ये जो बॉटल है ना ये ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब ये बॉटल ऊपर की तरफ आ रही है। जब आप बॉटल को नीचे की तरफ पुश करते हो ना तो जो ये पानी है ना, जो बकेट में भरा हुआ पानी है, ये बॉटल को ऊपर की तरफ पुश करता है फोर्स के साथ। ठीक है, और जब आप इस बॉटल को छोड़ देते हो तो ये बॉटल बाउंस अप हो जाती है, मतलब पानी के सरफेस पर आ जाती है उछलकर, बाउंस होकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, यू वुड हैव फेल्ट ऑन अपवर्ड पुश। जब आप बॉटल को नीचे की तरफ धकेलते हो तो आपको एक फोर्स फील होता है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स फील होता है, ऐसा लगता है कि जो वाटर है ये इस बॉटल को ऊपर की तरफ धकेल रहा है फोर्स के साथ। ठीक है, एंड द बॉटल बाउंसेस बैक टू द सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जो ये बॉटल है ना ये वाटर के फोर्स की वजह से ऊपर सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉयंट फोर्स के बारे में। बॉयंट फोर्स को अपथर्स फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम से समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो जो ये लिक्विड है ना ये इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, जो ये लिक्विड है
इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और इस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अपथर्स्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम चीज लिखी हुई है, द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथर्स्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, आप देखो जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सभी सिमिलर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे बॉयंट फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो बॉयंट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वर्क करेंगे लिक्विड में पड़े इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की वजह से सभी चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ पुल करता है। ठीक है, लेकिन बॉयंट फोर्स क्या कहता है? बॉयंट फोर्स कहता है कि लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को लिक्विड में नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन जो बॉयंट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ऊपर की तरफ भेज रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये है, अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला जाएगा और सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां देखो जो बॉयंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हैं। ठीक है, उस कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर सरफेस पे रहेगा और फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट में देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्यू टू द अर्थ, लेकिन जो बॉयंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्यू टू द लिक्विड। अब यहाँ पर देखो शॉर्ट में आपको समझाया गया है, यहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और शॉर्ट में आप समझ भी इजीली जाओगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स के इक्वल है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब तीसरी कंडीशन है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक कि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स के इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, और जैसे ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फुली या फिर पार्शियली लिक्विड में इमर्ज होता है तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, और जो ये फोर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? ये प्रिंसिपल कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सिंक और फ्लोट के बारे में। ठीक है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लिक्विड के अंदर है। इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड हटाया है, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड का वेट अगर ऑब्जेक्ट से कम है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्लोट वाली कंडीशन में क्या है कि ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिक्विड के अंदर है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड हटाया है, ठीक है, तो उस लिक्विड का वेट अगर ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है यानी कि इक्वल है तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये लिक्विड में फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस अर्थ पर कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि वाटर पर फ्लोट करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल प्यूमाइस रॉक। जो प्यूमाइस रॉक है बहुत ज़्यादा हल्की होती है और वाटर पर फ्लोट करती है। किस वजह से बनती है ये प्यूमाइस रॉक? ये बनती है वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से। ठीक है, देखो जनरली होता क्या है, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उसमें से लावा निकलता है। देखो लावा निकलता है और लावा में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं और गैस होती है। ठीक है,
जब ये लावा जिसमें वाटर वेपर एंड गैसेस हैं, जब ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो जो टाइनी बबल्स हैं गैस के वो इसके अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें एयर पॉकेट बन जाते हैं, ठीक है। अब इन एयर पॉकेट की वजह से क्या होता है, जो ये रॉक है ये लेस डेंस बन जाती है, ठीक है, और पोरस बन जाती है। लेस डेंस होने की वजह से ये वाटर पर फ्लोट करती रहती है। मतलब जो ये प्यूमाइस रॉक है ये वाटर से कम डेंस होती है, जिसकी वजह से ये वाटर पर फ्लोट करती रहती है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।